Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the third part of थर्ड लेक्चर में आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो पॉलिटी का क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं फॉर यूपीएससी के लिए भी और जेकेपीएससी के लिए भी, राइट। तो ये क्विक रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। किन किन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मीकांत का कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट कम से कम 7-8 बार, मतलब 10 बार जब तक आप नहीं पढ़ोगे वो याद नहीं रहता, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि जब तक उसको रिवाइज अच्छे से नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर आपको जो है याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं क्विक सेशन लेकर आया हूँ, क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दिया। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड दिया, ये लेक्चर थर्ड है। इसको अच्छे तरीके से देना, प्लेलिस्ट में दिया होगा, उनको जल्दी से गो थ्रू करके आप देख सकते हो, आपको रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं ये जानना ज़रूरी है, फिर मैं बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स आर वाई फंडामेंटल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम हमारे पास पहले 7 राइट्स थे। ये ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम 7 राइट्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास 6 राइट्स है। उसमें से एक राइट जो था जिसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, इसको खत्म करके एक लीगल राइट बनाया गया है अंडर आर्टिकल 301A के अंडर। आ रही बात समझ? तो दैट एट प्रेजेंट हमारे पास कितने 6 राइट्स हैं, राइट। वो कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी, आपको याद रखना है, राइट अगेंस्ट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है, ये हो गए 7, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास 6 हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको एबॉलिश किया गया। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, और राइट टू फ्रीडम 19 से 22 याद रखना। ठीक है, 14 से 18 मैंने बोला, 19 से 22, फिर हो गया 23 से 24, फिर 25 से 28, फिर 29 से 30, फिर 31 होता है, फिर 32 होता है। लेकिन यहाँ पर 31 राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आपको बोलना ये लीगल राइट है। आ रही बात समझ? अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये तो जो ये कैटेगरी, आपको क्लासिफिकेशन पता चली कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और कौन सा फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंदर, कितने आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं एक फंडामेंटल राइट के, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको डिलीट किया गया है, ठीक है। यहाँ रिमूव आप बोल सकते हो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया जाता है, इसको अमेंड किया जाता है और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, इसको लीगल राइट बनाया जाता है आर्टिकल 300A, और किस में डाला जाता है इसको, पार्ट 12th में इसको रखा जाता है। अर्लियर ये किसका पार्ट था, राइट टू प्रॉपर्टी था, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है, दैट इसको पार्ट 12th में डाला गया है। एट द टाइम पीरियड ऑफ मुरारी जी देसाई, उस टाइम जो था मुरारी जी देसाई था, जिस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया गया, हमारा फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया। ये यहाँ तक मैंने बोला, मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेकिन पहला पॉइंट हमें अब पहले क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा आपको जहन में आएगा ना ये जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये तो बताओ कि जो आपने फंडामेंटल राइट्स कर दिए ये याद कैसे रखेंगे, मतलब आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, अप टू 32 तक याद कैसे रखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है वो पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको फंडामेंटल राइट्स याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल्स भी याद करना जरूरी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद करना जरूरी है। ये 4 अगर आपको याद हो गए ना, ये 3 आपको, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से, 3 टॉपिक से आपको मिल जाएगा। विथ प्रीएम्बल लेकर 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये गारंटी है। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पता होता है किन किन टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, सर ये तो बताओ राइट टू इक्वालिटी में कितने हैं। अब मैंने आपको बताया था राइट टू इक्वालिटी में कितने आगे 14 से 18 होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर 14 से 18। मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से फंडामेंटल राइट्स को करवा रहा हूँ, याद रखने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये रिवीजन। अदरवाइज इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, जिस फंडामेंटल वाई फंडामेंटल फंडामेंटल वो क्या होते हैं, फिर आगे आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसको कौन साइंस ऑफ इंडियन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो फैक्चुअल बनता है, वो फैक्ट्स बनते हैं। लेकिन पहले किन चीज़ों को क्या ध्यान में रखना है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक है, मतलब जैसे मैंने 14 से
32 तक फिलहाल अभी मैंने बताया, एक्चुअल तो 12 से 35 तक है, लेकिन मैंने आपको 14 से 32 बोला। फिर मैंने 31 को बाहर निकाला वहाँ से, क्योंकि वो होता ही नहीं है। और मैंने बोला कि अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं 14 से 18, इस तरीके से मैंने बताया। लेकिन अब 14 से 18 ये जो है 14, 15, 16, 17, 18 ये किसके साथ कौन सा रिलेटेड है? तो राइट टू इक्वालिटी में आपको याद रखना आर्टिकल 14 टू 18 इज अंडर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर कोड क्या आपको याद रखना, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी। कोड्स बहुत सारे आपको YouTube पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे कोड्स याद रखने के लिए हैं। ये आप ये कोड याद रखो, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी। जिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, PDE U और T स्टेटमेंट को याद रखा। फिर याद रखना है PD को याद रखना है। P का मतलब होता है ये प्रोटेक्शन, इसका मतलब P आपको लेना है DEUT, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी। पहला स्टेटमेंट आर्टिकल 14 टू 18 के लिए क्या है, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी मीन्स PDEUT। इसका मतलब P से निकला प्रोटेक्शन, D से निकला डिस्क्रिमिनेशन, E से निकला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, U से निकला अनटचेबिलिटी और T से निकला टाइटल्स। फिर आप सीधा ऑर्डर दोगे 14, 15, 16, 17, 18। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आर्टिकल 14 टू 18 ये होता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं आपको बोलना 1 2 3 14 15 16 17 18, ये हो गए टोटल 5 राइट्स, इसमें 5 आर्टिकल्स इसमें। और कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है आपको बोलना है, प्रोटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, ये आपको याद रखना। ये हो गए पहले 4 आपको याद, 2 बार रिवाइज करोगे आपको ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा दिमाग में। फिर आपके पास मैंने क्या बोला था, फिर मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वापस आ जाऊंगा, जो मैंने अभी पहला बोला था आपको वो मैं आपको वापस आ जाऊंगा यहाँ पर। कौन सा, कहाँ पर मैं वापस आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि नोट्स बनाने का तरीका एक अलग होता है रिवीजन वाले नोट्स। ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, आपको याद हो गया, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा वाला है, एक तो सेकंड है ये वाला, मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आर्टिकल 19 से 22 और 23 से 24, मतलब टोटल मैं बताऊंगा 19 से 24 आर्टिकल तक, 19 से शुरू कर 24 कंप्लीट करूंगा। ये आर्टिकल्स को याद रखने के लिए, मतलब इसमें राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स भी आएंगे, इट विल ऑल्सो इंक्लूड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी आएगा, इनको मैं ले रहा हूँ। इन दो के लिए मैं अलग से कोड लेकर आया हूँ। कोड क्या है, कोड इज, ये तो हो गया, कोड है 2+3, मतलब 2+3 मतलब जो राइट टू फ्रीडम है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राइट टू फ्रीडम जो होता है 19 to 22 और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24। टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आम आदमी, रिप, टू मच इन्फ्लेशन याद रखना, टू मच इन्फ्लेशन तो सारे, ठीक है, आम आदमी, रिप। अब टू मच इन्फ्लेशन से निकालना है क्या, ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखना आपको। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहाँ से शुरू करना है, 19 से शुरू किया। 19 में सबसे पहले 6 राइट्स हैं, ठीक है। 19 आर्टिकल 19 के अंदर कितने राइट्स आ रहे हैं, 6 राइट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखें 6 राइट्स, वो क्या होता है, एक होता है ये आर्टिकल 19 के ही रिलेटेड, ये कोड जो है आर्टिकल 19 के साथ ही रिलेटेड है। दैट फिर होता है 20, 21, 22 वो अलग है, आर्टिकल 19 के साथ ही रिलेटेड है। टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आम आदमी, रिप। अब यहाँ पर सारे, ये स्टेटमेंट याद रखने के लिए है, लेकिन किसको याद रखना है, एस, यहाँ पर AM हो गया, आम तीनों को लेना है, ए, यहाँ पर देखो ये एस हो गया, ये AM आम हो गया। आदमी तो ऐसे याद रखने के लिए रिप, यहाँ पर R और P याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए टू मच, पहले मैंने क्या बोला था, प्लीज डू नॉट ईट अनरैप्ड टॉफी, उसके बाद टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आम आदमी, रिप। तो इसमें क्या रखना है यार, सारे एस मैंने कैपिटल से लिखा भी, जो कैपिटल मैंने रिप्रेजेंट किए हैं वही वाला वर्ड आपको लेना है। SAM हो गया कितने, 3, और ये हो गया चौथा, ये हो गए 2, 5 और 6, ठीक। ये 6 राइट्स मैंने लिखे जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। इसका मतलब स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिजाइड, प्रोफेशन, हम बोलते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी, राइट टू रिजाइड, राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये हो गए, इसके अंदर 6 आ गया, ये हो गया याद आपको। लेकिन अभी मैंने आर्टिकल 19 को ही डिस्कस किया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा है यहाँ पर आर्टिकल 19, लेकिन हमें पढ़ना है क्या है, 20, 21, 22, 23, 24 तक। अब आगे आ जाओ, अब कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर 24 तक आएंगे, ठीक है। दूसरा वाला कोड जो मैंने बताया था वो आर्टिकल 19 के लिए था। अब कोड क्या है, 20 से लेकर 24 तक, विदाउट एनी इन्फ्लेशन, सॉरी विदाउट एनी ऑफेंस, देयर लाइफ इज इन डेंजर एंड दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन टू। बगैर किसी ऑफेंस, उन्होंने कोई ऑफेंस ही नहीं किया और इनकी लाइफ डेंजर में डाली गई है, और एंड दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन टू, और उनको क्या है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, सो दे एट ग्रासेस, तो वो क्या खाएंगे, वो घास खाएंगे। ये कोड है, याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपको किसको हाईलाइट करना, ऑफेंस को हाईलाइट करना है, आपको लाइफ को हाईलाइट करना है, आपको एजुकेशन को हाईलाइट करना है, आपको एट को हाईलाइट करना है। 4 मैंने बोला, ऑफेंस, लाइफ, एजुकेशन और एट,
अब देखो, ऑफेंस से ऑफेंस होता है, लाइफ से होता है लाइफ के बारे में, एजुकेशन होगा एजुकेशन के रिलेटेड, ATE यहाँ पर हम बोलेंगे ATE का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। स्टार्ट कहां से करना था, 20 से लेकर 24, एक्चुअली कहां से था 19 से लेकर 24, लेकिन 19 के अंदर खुद 6 राइट्स आते हैं, उन 6 राइट्स को मैंने बोला आपको टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आमाद में रिप, लेकिन 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 से क्या आएगा, 20 का मैंने बोला ऑफेंस, 21 का मतलब लाइफ, ऑफेंस का मतलब ऑफेंसिव होता है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जा रही है, एजुकेशन होता है 21A। यहाँ पर कंफ्यूजन है, जो ही एजुकेशन आप देखोगे यहाँ पर 22 नहीं करना, आप बस सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना है, 21A भी कोई चीज़ होता है, बस ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद A आएगा, ATE आएगा ना, 88, A का मतलब 22, T का मतलब 23 और E का मतलब क्या होता है 24। ये हो गया कंप्लीट 24 तक। अब यहां पर देखो, ये तो मैंने बोला 21A एजुकेशन हो गया। 22A से स्टार्ट होता है अरेस्ट एंड डिटेंशन, T से स्टार्ट हो गया ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, E होता है 24 दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये याद हो गया, यहाँ पर इसी को मैंने बोला था यहाँ पर विदाउट एनी ऑफेंस, दैट मीन्स ऑफेंस को 20 लिखोगे, मैंने 20 लिखा, लाइफ को लिखोगे 21, एजुकेशन को लिखोगे 21A, 8 को लिखोगे 3, तो 20 लिखो, देखो 20, 21, 22, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, इसका मतलब ये बन गया आपका 20 से लेकर 24। ये 3 स्टेटमेंट्स याद रह गए। एक मैंने बोला प्लीज डू नॉट ईट अंडर एप्पल टॉफी 14 से 18। उसके बाद मैंने बोला आर्टिकल 19 के लिए क्या मैंने बोला, विदाउट एनी ऑफेंस देयर लाइफ, सॉरी 19 के लिए मैंने क्या बोला, ठीक है 19 मैंने बोला टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आम आदमी, ठीक है, पहले आपने टॉफी खा ली पहले वाली स्टेटमेंट, दूसरे में इन्फ्लेशन हो गया तो मैंने क्या बोला प्लीज डू नॉट ईट अंडर एप्पल टॉफी, दूसरे में मैंने बोला टू मच इन्फ्लेशन तो सारे आम आदमी रिप, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, सभी आम आदमी रिप हो गए, रेस्ट इन पीस हो गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन। थर्ड मैंने क्या बोला, ऑफेंस हो गया, लाइफ की बात आ गई, एजुकेशन की बात आ गई और खाने की बात आ गई, तो ये थर्ड वाले स्टेटमेंट जिससे आप 24 तक आ गए। ये तो हो गया 24, आगे आ जाओ, यहाँ पर मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद 25 से 28 तक आ जाओ। 25 से 28 का मतलब, कहने का मतलब ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, मतलब 25 से 28 हो गया एक पार्ट और 29 से 30 हो गया दूसरा पार्ट। मतलब मैं 25 से 30 तक आपको डिस्कस करूंगा फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से याद रखना है। ये आया समझ, अब वापस आ जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ऐड कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्लस कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सीधे MCQ पूछा जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कहां से कहां तक आर्टिकल्स हैं, आपको बोला 25 से 28। फिर कल्चरल एजुकेशन में सिर्फ दो आते हैं, 29 और 30 आते हैं, और इसके कितने आते हैं, 3, 25, 26, 27, 28, 4 हो गए, ये वाले 2 हो गए 6। इसके लिए मैंने कोड क्या है, इसके लिए कोड आपको याद रखना है, PMT देने से पहले, PMT होता है प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट दिया जाता था ना PMT देने से पहले, PMT देने से पहले आपको क्या बोलना है, यू नीड टू से आई लव एजुकेशन, आपको बोलना चाहिए कि आई लव एजुकेशन। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, PMT से पूरा PMT आपको लेना है, P भी लिया, M भी लिया, T भी लिया, I से I ही लेना, लव से L लेना, एजुकेशन से E लेना। अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना था, 25 से कहाँ तक आपको जाना था, 30 तक, मतलब पहले 28 तक जाओगे आप, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27। उसके बाद कहाँ जाओगे आप, उसके बाद आई क्या हो गया 28, उसके बाद L और E की बात करेंगे, 29 और 30 की बात करेंगे। ये L का मतलब यहाँ पर लव से लिया है, E का मतलब एजुकेशन से लिया है। अब याद रखना क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस की बात की जा रही है, यहाँ पर मैनेजमेंट की जा रही है, यहाँ पर कीवर्ड्स है ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात की जा रही है, और यहाँ पर आपको LSC मतलब लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर की बात की जा रही है, E का मतलब 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है। तो मैंने क्या बोला, PMT देने से पहले यूनिटी से आई लव एजुकेशन, मतलब PMT का पूरा लेना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोलोगे आप, ये प्रैक्टिस की फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कौन सा प्रैक्टिस को याद रखना है। मैनेजमेंट M हो गया, मैनेजमेंट की बात T हो गया, यहाँ पर T हो गया पेमेंट ऑफ टैक्सेस, I का मतलब होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, L का मतलब होता है LSC का मतलब होता है लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर की, E का मतलब एजुकेशन। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, अगर आपको याद हो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देखो 29 से 30, और आप देखोगे 29 और 30 में यही दो बातें बताई गई, 29 और 30 में देखो कल्चरल एंड एजुकेशन, ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ये तो एक ही आता ना, ये कल्चर के अंदर आता ना, और एजुकेशन, कल्चर और एजुकेशन मैंने बताई आपको, देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में बच क्या रहा है, लास्ट में हो गया 29 30, राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं फंडामेंटल राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 32 एज इट इज आपको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब जब आप रिट्स की बात कर रहे हो वहां पर इसका हम डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया, ये एक तरीका होता है फंडामेंटल राइट्स को याद रखना। जब तक आपको फंडामेंटल राइट्स बाय हार्ट याद नहीं होगा, बाय हार्ट का मतलब रट्टा याद रखना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो याद रखना ही रखना, कोड के हिसाब से रखो क्या रखो, क्योंकि वहां पर क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज टू अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फिर लिखा होगा राइट टू इक्वालिटी, ब्रैकेट में लिखा होगा आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18, फिर लिखा होगा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, फिर लिखा होगा आर्टिकल कल्चरल एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए बी सी, बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। जब तक आपको याद नहीं होगा आपको फंडामेंटल राइट्स करोगे क्या, तो फंडामेंटल राइट्स का पहला रूल ये है, फंडामेंटल राइट्स याद होनी चाहिए। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये मैंने याद करवाया आपको, अब स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, वो हमें देखना है। वो है हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल चैप्टर जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये साइनॉप्सिस होते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स जिनको बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बारो किया आपने, आपने बोला है यूएसए से बारो हमने किया। ये होता है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स शुरू होता है। इसमें 12 से 35 आर्टिकल्स, तो 14 से 32 तक मैंने आपको बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट थर्ड को बोला जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और प्लस डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जब मिलाते हो ये बनता है कौन साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है, मतलब पार्ट थर्ड को बोला जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जिसको बोला जाता है पार्ट फोर्थ के अंदर आता है। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। पार्ट फोर्थ को बोला जाता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को मिलाकर बोलता है कौन साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये कौन साइंस, यहाँ पर रिवीजन में ये बोलना ही नहीं है, यहाँ पर फिर टाइम लगेगा, फिर रिवीजन नहीं रहता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी फैक्चुअल हैं, याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिशिएबल, ये बताऊंगा मैं जस्टिशिएबल का मतलब क्या है। इनको हम इंडिविजुअल राइट्स बोलते हैं क्योंकि ये होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसको इन्फोर्स किया जाता है अगेंस्ट स्टेट, मगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई होता है, एज वेल एज कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होता है उसके अगेंस्ट भी होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड अगेंस्ट स्टेट, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड बोथ अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट इंडिविजुअल्स ओनली। तो आपको बोलना है ये फंडामेंटल राइट जो होता है ये स्टेट के अगेंस्ट भी होता है और इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे आते हैं जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है। मतलब ओवरऑल आपको याद रखना फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट दोनों के होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब स्टेट के अगेंस्ट। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, याद रखना फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मैंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होते हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट सेंस इन द सेंस ये है कि पार्लियामेंट क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फंडामेंटल राइट्स तो दिए है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये पार्लियामेंट इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। मतलब आपको इतना याद रखना है फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। क्या किन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, एडवांसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए, वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है, मोलैरिटी, या ठीक है, दूसरा हो सॉवरेनिटी एटसेट्रा, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे क्या कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, ये पार्लियामेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। मतलब ये एक्सेप्शंस यहाँ पर जनरली बताया जाता है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स। अब कौन कौन से एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं जहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24। अब यहाँ पर आपको याद रखना है सर आर्टिकल 17 का मतलब क्या, आपको बोलना अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 24 क्या है, आपको बोलना प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, बच्चों को आपको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, इसके ऊपर पूरा प्रोहिबिशन लगाया गया, इसका बैन लगाया गया है, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। ये दो आर्टिकल्स यहाँ पर साइड में रखा मैंने। फिर फंडामेंटल राइट्स होता है स्टार्ट 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक, लेकिन 14 से 32 तक तो मैंने आपको बताया, लेकिन 12 क्या होता है, आपको बोलना है डेफिनेशन ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट आर्टिकल 13 क्या होता है, ये जुडिशियल रिव्यू होता है फॉर ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया, जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, मतलब लॉ इन डेरोगेट जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 आपको याद हो गया। उसके बाद जो होता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 जो होता है इन्फोर्स अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 15 क्लास 2, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 3 to 4 क्लास, और आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 जो होता है इसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के और इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा पार्ट थर्ड जो होता है राइट्स आउटसाइड पार्ट थर्ड, जो ऐसे राइट्स, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो,
ठीक है, पार्ट थर्ड से बाहर आते हैं। जैसे कि आपको पता था ये आर्टिकल सॉरी क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट है, अब वो पार्ट थर्ड का पार्ट थर्ड में नहीं आता है। वो कौन कौन से राइट्स हैं आपको बोलना है। आर्टिकल 300A ये बोला जाता है, ये इसको राइट टू प्रॉपर्टी, एक राइट एक्वायर प्रॉपर्टी, ये एक लीगल राइट है। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ये किस में आता है। आर्टिकल 300 याद रखना है, 300A याद रखना है, 301 याद रखना है, और 326 राइट टू वोट, राइट टू वोट। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पता है एडल्ट सफरेज किसको बोला जाता है। एडल्ट सफरेज का मतलब आपको वोटिंग राइट दिया जाता है, मतलब एट द एज ऑफ 21 आप क्या कर सकते हो, आपको वोटिंग मिलेगा, मतलब आप वोटिंग राइट्स में वोटिंग कर सकते हो, मतलब आप वोट दे सकते हो जिसको देना चाहते हो। आर्टिकल 12 की अगर बात करेंगे, जो स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को आप स्टेट बोलोगे, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को गवर्नमेंट बोलोगे, जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं ठीक है, या बाकी कोई भी अथॉरिटी, जैसे म्यूनिसिपलिटीज़ की बात, पंचायत की बात, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की बात करेंगे, या आपके पास ट्रस्ट्स आपके पास है, वो सभी क्या आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आते हैं। और अगर ये म्यूनिसिपलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है, तो हम इनको स्टेट का नाम बोलते हैं। तो क्लियर हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स याद रखने के लिए ये आपका ऑलरेडी हो गया। ये भी मैंने आपको बताया, ये वाला राइट प्रॉपर्टी क्यों बाहर है ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला पॉइंट जो है इस पर सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर राइट टू इक्वेलिटी में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है ये याद रखना है। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 to 18 अब यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। राइट टू इक्वेलिटी के दो कॉन्सेप्ट है, एक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से किया है, ये बारो किया है, आपको याद रखना है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक पॉजिटिव, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सभी फैक्चुअल पूछा जाता है कि जो है राइट इक्वलिटी जो है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, यूएसए से मिलती है, और इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और ये जो होता है इक्वल, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। राइट इक्वलिटी जो होता है ये अवेलेबल किसके लिए होता है, कोई भी पर्सन होता है, लीगल पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, कोई भी पर्सन अगर हो उसके लिए राइट इक्वलिटी एप्लीकेबल रहता है। बीच वाले राइट्स मैंने आपको सीधे बता दिया, रिवाइज के लिए इतना ही आपको याद रखना है जो मैंने आपको बता। थोड़ा सा लास्ट वाला जो है जिसको नाम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, जिसको एक्चुअली रिट्स जहां पर पढ़ते हैं, तो याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जनरल आप रिट्स से याद रखोगे। आर्टिकल 32 आता है, डील्स विद द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, आपको राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आपको राइट देता है कि यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हो अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है। ये कहां पर बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बी आर अम्बेडकर क्या बोलता है आर्टिकल 32 के बारे में। बी आर अम्बेडकर बोलता है आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हार्ट एंड सोल है वो आर्टिकल 32 है। ये पूछा जाता है एज पर बी आर अम्बेडकर विच द फॉलोइंग इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको टिक करना आर्टिकल 32 को। और कौन सा आपका आर्टिकल बोलता है कि यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, आपको बोलना है यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। फिर आर्टिकल 226 यहाँ पर क्या बोलता है, डील्स विद द राइट टू मूव टू द हाई कोर्ट। देखो आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको राइट देता है, याद रखना, राइट देता है कि आप कहां पर मूव करोगे, हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो। और आर्टिकल 32 आपको राइट देता है कि आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। और लेकिन आर्टिकल 32 खुद है फंडामेंटल राइट। इसको मैं कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ऐसे लिखा जाता है कि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियरली ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कैसे फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट थर्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। और आर्टिकल 32 हमें राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। ठीक है, 32 के तहत। लेकिन 32 यहाँ से खुद भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये आपको याद है। रिट्स 5 रिट्स आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हीबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है, सबसे पहले याद रखिए हीबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन ऑर्डर में याद रखना इसको, सो दैट आप याद ऑर्डर में इसलिए याद रखना सो दैट आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सर्शियोरारी को वारंटो,
ठीक है, को वारंट हो, ये याद रखना। सबसे पहले क्या होता है, हीबियस कॉर्पस, टू हैव ए बॉडी, आपके पास एक बॉडी होनी चाहिए। इसको इशू किया जाता है स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। अब ये हीबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिटेल में जाऊंगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, बस इतना याद करो, हीबियस कॉर्पस जो है टू हैव ए बॉडी, आपके पास एक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और ये हीबियस कॉर्पस जो होता है ये रिट इशू होती है, ये कौन इशू करता है, ये हाई कोर्ट इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा, किन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी करेगा, मतलब पुलिस के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अंदर पुलिस अथॉरिटी भी आती है ना, और प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर किसी ने किसी को किडनैप किया होगा उसके अगेंस्ट। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी ऑर्डर और कमांड, इसका मतलब होता है हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, हम आपको कमांड दे रहे हैं, ठीक है। इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, इसको पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट किया जाता है, या कि वही इंफीरियर कोर्ट अगर होगा, मतलब लोअर कोर्ट अगर होता है उनके अगेंस्ट किया जाता है, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट। अरे बात समझिए, इसको मैंडेमस बोलते हैं। नॉट इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंडेमस का ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट किया जाता है, इशू किया जाता है, किसको, मैंडेमस को, मतलब गवर्नमेंट अगेंस्ट है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्सेप्ट रखा जाता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकते हो, मतलब स्टेट के अगेंस्ट आप बोल सकते हो, या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट कर सकते हो, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट आप मैंडेमस नहीं इशू कर सकते हो। हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या कमांड नहीं करेगा गवर्नर को या प्रेसिडेंट को। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट किया गया, क्या प्रोहिबिट किया गया, मतलब इसका क्या है मीनिंग, आपको याद रखना, टू फॉरबिड। हु इशूड इट, कौन इसको इशू करता है, हाई कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट्स इशू करते हैं, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इशू करते हैं। अब किसको इशू करते हैं, लोअर कोर्ट्स को इशू करते हैं, मतलब हाई कोर्ट्स क्या करेंगे, लोअर कोर्ट्स को इशू करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट्स को इशू करेगा। मतलब ये है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को करता है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है ये हाई कोर्ट को इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है जब जैसे कि लोअर कोर्ट को इशू करेगा, हाई कोर्ट जो है आगे लोअर कोर्ट को इशू करेगा, ठीक है। हाई कोर्ट जो है यहाँ पर लोअर कोर्ट को इशू करेगा, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इशू नहीं करेगा, ये इसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि कोई भी डिसीजन लिया है लोअर कोर्ट ने, लेकिन अब हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको बोलेगा, इसको वो प्रोहिबिट करेगा, फॉरबिड करेगा। या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसको फॉरबिड कर सकता है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। एक होता है, देखो दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर की वर्ड्स बताऊंगा। एक होता है जैसे कोई भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और यहाँ पर होता है क्या, जब हाई कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है या किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, और यहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट लिया, अभी वो केस चल ही रहा है, अभी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, एक केस वो हो गया। दूसरा होता है हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया है, दूसरा केस ये बन गया। पहला केस मैंने क्या बोला, कोई केस चल रहा है वो हाई कोर्ट में अभी चल ही रहा है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। दूसरा केस जो होता अभी उसका फाइनल डिसीजन आ गया। अब दोनों केसेस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरवीन करता है टुवर्ड्स द लोअर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट की तरफ, सॉरी हाई कोर्ट की तरफ, या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं लोअर कोर्ट की तरफ, ठीक है। अब यहां पर एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है सर्श्योरारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन कब बोला जाता है और सर्श्योरारी कब बोला जाता है, याद रखना इस चीज, इन दो कॉन्सेप्ट को याद, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान समझना। टू होम, ये इशू कौन करता है, ये हाई कोर्ट्स इशू करते हैं, किनको, लोअर कोर्ट्स को इशू करते हैं। टू लोअर कोर्ट्स या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल जिनको बोला जाता है, उनको इशू किया जाता है। इट इज इशूड टू फॉरबिडिंग टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स, अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी प्रोसीडिंग्स ही चल रही है किसी केस के रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है कि आप क्या करो, इन प्रोसीडिंग्स को रोको, इसको कंटिन्यू मत करो, जितना आपने किया छोड़ो, रहने दो, इस तरीके से लेमन लैंग्वेज में समझो। या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किनको, लोअर कोर्ट्स को बोलेगा कंटिन्यू मत करो, प्रोहिबिट करेगा, किसको, लोअर कोर्ट्स को करेगा। आई होप ये बात समझ आ रही है। अभी फाइनल डिसीजन है, अभी प्रोसीडिंग्स ही चल रही है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उस टाइम पे प्रोहिबिट होता है। अरे बात समझ, विच इन एन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्यों इनको प्रोहिबिट किया जाता है, क्योंकि जब इनके ज्यूरिडिक्शन में वो चीज़ नहीं आती है, किसके ज्यूरिडिक्शन में, लोअर कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन में अगर वो चीज़ नहीं आ रही है, या हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो चीज़ नहीं आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट्स को क्या बोलेगा, टू फॉरबिड, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को क्या बोलेगा, टू फॉरबिड, या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को क्या बोलेगा, टू फॉरबिड। या आया समझ, क्योंकि ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। क्योंकि ज्यूरिडिक्शन में होता है किस हाई कोर्ट का क्या उसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का अपनी ज्यूरिडिक्शन होती है, दिल्ली हाई कोर्ट की अलग ज्यूरिडिक्शन होगी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की अलग अपने अपने ज्यूरिडिक्शन होती है। तीसरा होता है चौथा होता है सर्च्योररी। व्हाई इट इज इशूड, इसको क्यों इशू किया जाता है, टू काश द ऑर्डर ऑफ लोअर और ट्रिब्यूनल इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जो इसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं होता है, लेकिन स्टिल उसने कोई डिसीजन लिया होता है, किसने, लोअर कोर्ट ने, और उस डिसीजन को काश किया जाता है, फॉरबिड किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। फॉरबिड नहीं, कॉश किया जाता है जो ऑर्डर जो होता है, ठीक है।
लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया होता है उसको क्वॉश किया जाता है। कौन क्वॉश करेगा? हाई कोर्ट क्वॉश कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर सकता है, ठीक है। या अगर हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर इशू किया तो उसको क्वॉश कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर सकता है, ठीक है। ये फाइनल होता है। लेकिन सर्शियोररी मैंने इससे पहले क्या बोला? फॉरबिड, अभी प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम उसको फॉरबिड किया गया है। लेकिन सर्शियोररी में यहाँ पर ऑर्डर इशू किया गया और उस ऑर्डर को क्वॉश किया जाता है, ठीक है। इशूड ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन मेड, ये तभी जब ऑर्डर को बनाया जाता है, जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ होता है तब उसको क्वॉश किया जाता है। तो सर्शियोररी जो होता है क्यूरेटिव होता है, क्योंकि ये ऑर्डर बन चुका है, अब इसको क्यूर कर सकते हैं, क्यूरेटिव होता है। प्रोहिबिशन प्रिवेंट होता है, प्रिवेंटिव नेचर होता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर्शियोररी? इट इज क्यूरेटिव इन नेचर, इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। तो प्रोहिबिशन से पी निकला है, याद रखना प्रिवेंटिव, तो प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव याद रखने के लिए, और सर्शियोररी क्यूरेटिव, सी हो गया सर्शियोररी, सी होता है क्यूरेटिव। एक कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर देखना है आपको, ये इस ऑर्डर को याद रखना है, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के, जो प्रीवियस ऑर्डर्स होते हैं, उनको आपको आज के रिलेवेंस के साथ, आज के मतलब आजकल क्या चल रहा है उसको रिलेवेंट करना होता है आजकल के केसेस के साथ, अगर कोई इंसिडेंट होता है। इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सर्शियोररी कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इफेक्टिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। 1991 में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बोला जो सर्शियोररी जो है इसको किन के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं आप? इनको आप इशू कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट, अगर वो इंडिविजुअल के राइट्स को इफेक्ट करते हैं। फिर को वारंटो, आपके पास क्या अथॉरिटी है? सपोज कोई पर्सन है, वो किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है, सपोज IAS है या जो भी है या डॉक्टर है, ठीक है, तो आपको उसको बोला जाएगा आपके पास क्या अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपने कोई मेडिकल ट्रेनिंग की हुई है, कि आपके पास MBBS की सर्टिफिकेट की है, कहाँ से किया है, मतलब इसको बोला जाएगा को वारंट, व्हाट इज योर अथॉरिटी, अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो। टू इंश्योर करना है, ठीक है, टू इंश्योर दैट द पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस इज ड्यूली क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, वो क्वालिफाइड हो वो उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। ये मैंने आपको रिट्स बताया, और इन रिट्स को टिप्स पे याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ रिलेट करना, और 226 यहाँ पर जो होता है रिट्स इशू कौन करता है? यहाँ हाई कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226, और यहाँ पर जो होता है 32 आप मूव कर सकते हो किसकी तरफ, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होता है आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हो, ये आपको कौन बोल रहा है? आर्टिकल 32। और आप हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हो, ये आपको आर्टिकल 226 बोल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है ये खुद फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अंडर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ये क्लियर हो गया? एक सेकंड, क्या हो जाता है इसको, हाँ ये हो गया यहाँ तक। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंडेबल, कुछ केसेस हमें समझना है, इसमें समझना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि रिवीजन का कुछ पर्पस होता है कि कीवर्ड्स को याद रखना। अब ये नेक्स्ट चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 केस। और एक और केस है जिसको बोलता है साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952, उसके बाद कुछ टाइम बाद 10-12 साल के बाद साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस। ऐसे दो केसेस होते हैं, केस आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत से, ऐसे दो केसेस हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ये समझना है इन दो केसेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इन दो केसेस को देखकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट किसके केस में? साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग देता है, ये बोलता है पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। हाउ, लेकिन कैसे? बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर, ये जो आर्टिकल 360 के अंडर जो भी इसके पावर्स होते हैं उसके आर्टिकल 360 के हिसाब से ये अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा। अब आर्टिकल 368 क्या है वो हमें अलग तरीके से समझना होगा। समझ आया? सुप्रीम कोर्ट किन किन केस में बोलता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, किसको? फंडामेंटल राइट उसको अमेंड कर सकता है अंडर द बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू अमेंडेबिलिटी, ये आपको हाईलाइट करना है, रिलेटेड टू अमेंडेबिलिटी। फिर एक और केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। उसके बाद देखो ये 52 में हुआ, ये 65 में, ऑर्डर में चलना है मैं। उसके बाद एक और केस होता है जिसको बोलता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, 1967 केस है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट सेड फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड एज इट इज याद रखना है, ये कुछ लॉज में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो आपको एज इट इज वर्ड्स को याद रखना होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर एक ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल
पोजीशन दिया जाता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। आपको बोलना है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में, तो टर्न्स ये इसको हाईलाइट करना और गोलकनाथ को हाईलाइट करना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोजीशन देता है जिसको बोलते हैं ट्रांससेंडेंटल पोजीशन एंड आर नॉट अमेंडेबल, मतलब आप इनको अमेंड नहीं कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट से अमेंड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला जाता है, शंकर प्रसादी वर्सेस शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट वाला केस और साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस, इसमें देखो यहाँ पर बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो बट लेकिन बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 368। बट इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1968 केस, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द ट्रांसडेंटल पोजीशन टू फंडामेंटल राइट्स एंड सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल। यहाँ पर बोला आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। ये इन केस के रिजल्ट्स होते हैं, आखिरकार कंक्लूजन क्या है इन रिजल्ट्स का, और यही क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, 24th अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है, इसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में बताया जाता है। अमेंडेड याद रखना किस 24th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें अमेंड किसको किया जाता है, आर्टिकल 13, मतलब जहां पर मैंने जुडिशियल रिव्यू की बात की थी, ठीक है, और आर्टिकल 368 मैंने बात की है। तो याद रखना 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 13 को किस अमेंडमेंट के जरिए से अमेंड किया जाता है, आपको बोलना 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 368 को भी 24th अमेंडमेंट के जरिए से अमेंड किया जाता है। हैव मेड फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल, और फिर यहाँ पर बोला जाता है 24th अमेंडमेंट एक्ट में भी बोला जाता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है अमेंडेबिलिटी का, वो एक अलग सा केस है, लेकिन आपको यहाँ पर इतना याद रखना है किस केस में क्या बताया गया है, केस का पता होना चाहिए। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जिसको बोलते हैं केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये इसकी डेथ हो गई है उस केशवानंदा की, आप देख लेना, सैफरन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। इसको पिछली बार मैंने न्यूज़पेपर पे देखा था, इसको न्यूज़पेपर में दिखाया था द हिंदू ने, क्योंकि ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट केस के साथ जुड़ा हुआ है ये केशवानंदा। तो इसका फोटो इसकी पिछले साल डेथ हुई 2020 के एंडिंग में, ठीक है। तो शंकर प्रसादी रहा याद, साजन सिंह रहा याद, गोलकनाथ रहा याद, और 24th अमेंडमेंट एक्ट रहा याद। अब केशवानंदा भारती केस और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं, डेट आपको याद रखना 1973। तो याद रखना 1973 में केस में क्या बोला जाता है, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसमें, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन अमेंड कर सकता है, लेकिन कंडीशन, एक कंडीशन ये बताती है, यहाँ पर कंडीशंस बताई जाती है। ये केशवानंद भारती केस में एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ये बोल सकते, एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसने बोला कि पार्लियामेंट को आप अमेंड कर सकते हो, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन 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 कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। लेकिन क्यों, कैसे, कंडीशन क्या है, अमेंडमेंट शैल नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टच नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन जनरेट होता है, सर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये एक अलग सा चैप्टर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, लिखने के लिए मेंस में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट सिनेरियो, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इन दिस केस, इस केस में किसमें, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के वाले केस में द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है किस केस में कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बोलना है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। एक और अमेंडमेंट मैंने बोला था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। देखो अगर आपको पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर याद होगा, प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वहां पर एसएसआई को ऐड किया जाता है, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, मतलब फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल को अमेंड किया जाता था, क्योंकि ओरिजिनल प्रीएम्बल में आप नहीं देख सकते हो एसएसआई को, मतलब इन तीन वर्ड्स को फिर बाद में ऐड किया गया अंडर 47th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इट सेड, ठीक है, व्हाट इट सेड, इसने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है, एक तो ये बताया गया इसमें। दूसरा, जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इट, मतलब जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पर बोला जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं रहेगा, पार्लियामेंट अगर अमेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को, जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगा। ये तो गलत बात है, अगर जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर तो अपने हिसाब से भी चलेगा सारा कुछ। तो दैट मीन्स यहाँ पर इस अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा ये आप देख सकते हो कि क्या क्या बोला गया है, ठीक है।
और लेकिन केशवानंद भारती केस अगर देखोगे यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर आप अमेंड कर सकते हो लेकिन विद कंडीशन बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब फंडामेंटल, और यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन उठता है, जब आप बोलते हो कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब डेफिनेशन बेसिक स्ट्रक्चर आप देखते हो वहाँ पर बोला जाता है फंडामेंटल राइट तो खुद बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फंस गए यहाँ पर। बहुत सारे इसमें भी ये हैं डिबेट्स थे, कंट्रोवर्सीज थी इस पे, अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि क्या होता है। उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट के हिसाब से चलेंगे हम, यानी ऑर्डर में रखा है कि इस पॉइंट को किस तरीके से आपको ऑर्डर में रखना है याद। मिनर्वा मिल्स केस 1980, ये केसेस आपको याद रखना है। मिनर्वा मिल्स केस 1980, देखो अगर आपको जहन में होगा मैं किस तरीके से आया हूँ ऑर्डर में, 52 पे आया मैं, 65 में आया मैं, 67 पे आया मैं, ठीक है। उसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट, आगे आगे चलो 67 के बाद 73 आया मैं, केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट ऑफ केरला। उसके बाद आया 42nd अमेंडमेंट 1976, 73 के बाद 76 से आएगा ना, देखो 73 के बाद 76 आता है। उसके बाद कहाँ पर आ गया 1980 में, तो 1980 में आ गया मैं। अब देखो मिनर्वा मिल्स केस याद रखना, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इसमें, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स देखेंगे हम। देखो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो द हिंदू पे या इंडियन एक्सप्रेस पे, तो आप जब भी आप कोर्ट की कोई भी रूलिंग सुनोगे ना, वो सीधे आपको रफ पे लिखना होता है और उसको याद रखना होता है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग दी है, सॉरी फाइनल हियरिंग में क्या बोला, फाइनल डिसीजन क्या रहा, क्या रूलिंग रही है उस किसी भी पर्टिकुलर केस में। जैसे कि अगर फार्मर्स बिल की बात करेंगे, केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है उसके बारे में, या एनसीआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है, वो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप अगर आपने फार्मर्स बिल के बारे में जानोगे, आप बताओ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स उसमें क्या है, या साबरीमाला इशू आपने सुना होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था। ये ऐसे कुछ हॉट इश्यूज होते हैं जिनका आपको सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस पता होने चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड किसमें, मिनर्वा मिल्स केस 1980, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर देखो इसने क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू जो है दैट आर्टिकल 13 के बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अमेंड नहीं कर सकते हो। यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पर 76 में क्या क्या अमेंड किया गया, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जुडिशरी कैन नॉट इंटरफियर इन इट, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू को ही खत्म करता है। बोल रहा है जुडिशियल इंटरवीन करने का मतलब जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते हो। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अरे भाई यहां से बोल रहे अमेंड कर सकते हो, यहां से बोल रहे जुडिशियल इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है। दूसरा यहां पर बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई टच नहीं कर सकता है। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस इसका अपोज कॉन्ट्रेरी बोलता है, वो क्या बोलता है, अरे जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स जो यहाँ पर केशवानंद भारती केस और स्टेट ऑफ केरला के बारे में जो बोला गया था वो मिनर्वा मिल्स का अपोज इसको कर रहा है। अगर आप इस सेंस में आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको क्या कर सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको बोलता है जुडिशियल आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका मतलब फाइनली क्या बोलता है मिनर्वा मिल्स केस, ये बोलता है आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हो। तो ऑर्डर क्या रखना है, ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और साजन सिंह और स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें बोला गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किस आर्टिकल के हिसाब से आपको रखना है, आर्टिकल 368 जहन में रखना है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बोला जाता है आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों, इसको दिया गया है ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। उसके बाद ठीक है 24th अमेंडमेंट एक्ट ये अमेंड करता है आर्टिकल 13 और 16 को, मतलब फंडामेंटल राइट्स आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। केशवानंद भारती केस बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन ये बोल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं होना चाहिए, और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आता है केशवानंद भारती केस के टाइम पे। आगे अगर चलेंगे तो आगे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करो, लेकिन जुडिशियल इंटरव्यू नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स क्या बोलता है, बोलता है अरे भाई आप बोल रहे हो जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब ओवरऑल इसका कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है अबाउट फंडामेंटल राइट्स दैट वी शुड नो। प्रेजेंट ये है आजकल के टाइम पे, आपको इतना याद रखना है फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो बस शॉर्ट में, लेकिन क्या रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अनटच होना चाहिए। मतलब केशवानंद भारती केस का जो कहना था वो अभी स्टिल यहाँ पर जो है अप्लाई होता है, ये एट प्रेजेंट वाला स्टेट्स है। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट एनिमी एलियंस,
फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन अगर है उसके लिए फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से एप्लीकेबल है। लेकिन एनिमी एलियंस का मतलब एनिमी कंट्री से कोई अगर होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 14, 20, 21 देखो, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, लास्ट वाले तीन देखो, 25, 26, 27, ये हो गया। याद कैसे रखना होता है जब कीवर्ड्स होते हैं आपके पास। एक मैंने क्या बोला, लास्ट वाली 25, 26, 27 सीधे आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना, 21, 22 ये दो इकट्ठे आ जाते हैं, एक को छोड़कर 23 आ गया, एक को छोड़कर 24 आ गया, ठीक है। तो 20 के बाद एक छोड़ना है, एक 20 के बाद 21, फिर एक छोड़ना है 23, फिर एक छोड़ना है 25, फिर 26, 27, ऐसे 14 से स्टार्ट करें, याद रखना 14 तो सीधे आ जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स नॉट अवेलेबल टू एलियंस, ठीक है, फॉरेनर्स, ठीक है। एक होता है एनिमी एलियन होता है एनिमी कंट्री के लोग, ठीक है। दूसरा होता है फॉरेनर्स जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये जनरली ये बोला जाता है कि जो इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। 15, 16, 19, 29 to 30, right adult suffrage 326, right to hold election offices, certain offices, right to contest elections। तो यहाँ करे लोग contest elections कर सकते हैं, तो that means वो applicable aliens के लिए तो नहीं होगा ना, मतलब alien का मतलब यहाँ पर foreign, alien का ये मतलब नहीं है जो आसमान से aliens आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, ओके। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले ये फंडामेंटल राइट्स आपको टिप्स पे होना चाहिए, किस तरीके से आपको ये करना है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोल रहा है, ये समझना है। इसको 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। क्यों 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से हमने लिए, एयरलैंड से लिया हमने, ये मैंने पहले भी बोला था आपको। बारोड फीचर्स किस पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है। कितने आर्टिकल्स हैं, 36 से 51 याद रखना, क्योंकि 35 तक अगर फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, पार्ट 3 आ रहे हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 तो कहाँ से स्टार्ट होगा फिर, 36 से 51। व्हाट क्या है ये, वाई क्यों है ये। जब भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में व्हाट और वाई जानते हो तो दैट मीन आपके लिए इजी बनता है पढ़ना। व्हाट दीज आर ए काइंड ऑफ डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। ये डायरेक्शंस होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टेट के लिए, बस इतना आपको याद रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, ये होते हैं डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टेट। स्टेट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है आर्टिकल 12 के हिसाब से। वाई क्यों दिया जाता है, इन ऑर्डर टू ग्रो इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, सो दैट इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट ग्रो हो जाए। यहां तक ये बात समझ आगे चलते हैं। आर्टिकल 36 क्या बोलता है, पहला ही आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी शुरू जो होता है, आर्टिकल 36 क्या बोलता है। आर्टिकल 36 बोलता है आपको डायरेक्ट्स द स्टेट, डायरेक्शंस देता है स्टेट को, टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर, एक सिक्योर और प्रोटेक्ट करना सोशल ऑर्डर को, विच स्टैंड्स फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये बात समझ आ रही है। 36 ये बोल रहा है। 37 क्या बोल रहा है, यहाँ पर सीधे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आपको बोलना है ये आर्टिकल जो फंडामेंटल, और कौन सा आर्टिकल क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल, ठीक है। ये आप जस्टिशिएबल का मतलब होता है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, मतलब अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शंस दी हैं कि जो है आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को डायरेक्शन दी है कि आपको क्या करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दैट मीन्स अगर आप सपोज जैसे आप बोलते हो मेरे लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए, इस सोसाइटी में अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है, तो गवर्नमेंट अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं बनाता। दैट डजंट मीन कि आप कोर्ट में जाओगे और केस करोगे, बोलोगे कि सर हमारे लिए अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है, तो और कोर्ट रिट्स इशू करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो गवर्नमेंट जो होता है रिट्स इशू करता है। तो ये बोला जाता है लोगों के वेलफेयर के लिए है, तो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट वो करता भी नहीं है तो दैट डजंट मीन कि आप कोर्ट में जा सकते हो, तो आपको कोर्ट में जाने का कोई हक नहीं है। दैट मीन्स ये जो होता है ये जस्टिशिएबल नहीं है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। देन व्हाट आर दीज, फिर क्या हैं, ये होते हैं फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ये स्टेट गवर्नेंस के लिए एक फंडामेंटल पार्ट का रोल करता है, फंडामेंटल राइट नहीं, ये फंडामेंटल है ये, ठीक है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मुझे देखने दो। 37 हो गया, 37 आगे आ जाओ, 30 हाँ ये हो गया अलग से, 38 मुझे ढूंढना है, 37 है ही नहीं, फिर 39 है, हाँ
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया था, एक दो बार मैंने देखा था इसको, कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप खुद देखोगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो आपने प्रीएम्बल भी देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, आपने देखा फंडामेंटल राइट्स भी, क्योंकि प्रीएम्बल में एसएसआई को ऐड किया जाता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को वर्ड को ऐड किया जाता है, तो ये नए वर्ड्स को फंडामेंटल इसमें प्रीएम्बल में। दूसरा आपने फिर से यही देखा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो और आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा यहाँ पर फिर से यही बोला जाता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से किन किन फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया, मतलब वो पहले किन किन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किया गया, इसका मतलब जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं थे उसके बाद और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया, लेकिन वो किस अमेंडमेंट के जरिए से आपको बोलना है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें आर्टिकल 39A क्लॉज जी, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, आर्टिकल 43 कैपिटल ए आपको याद रखना है, आर्टिकल 48 कैपिटल ए, इस तरीके से आप याद रखोगे। मतलब बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर हेल्थ डेवलपमेंट इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। इनको क्या प्रोवाइड करनी है, और एक्स्ट्रा इसको ऐड क्या किया गया है, बोला गया है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है हेल्थ डेवलपमेंट में, ठीक है, और फ्रीडम और डिग्निटी मिलनी चाहिए, ये याद रखना है एज इट इज। उसके बाद आर्टिकल 39 है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने याद रखा, इन दो को यहाँ पर याद रखो। उसके बाद 43A, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं 43A को नीचे लेकर आई है ना, 43A और 48A इनको मैं नीचे लेकर आया हूँ यहाँ पर। दूसरे 43A राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर्स को राइट मिलना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज को मैनेज करना, वो एज ए मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करें, ये वर्कर्स का राइट है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करो, ये 48A आपको बोलता है, ठीक है। उसके बाद 38 आर्टिकल 32 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, मैंने ये जितने भी बोले मैंने, मतलब कौन कौन सा मैंने बोला, आपको पूछा जाएगा कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिनको ऐड किया गया अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 39G, 39A, 43, 43, 48। अब यहाँ पर बोला गया फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है, लेकिन अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, देखो 42 को लिंक करोगे 1976 के साथ, फिर 42 के बाद 2 ऐड करो, कितना बन जाएगा 44, उसको 1976 को 2 ऐड करो, वो क्या बन जाएगा 1978। इससे कंफ्यूज नहीं होना, 42 1978 है या 42 1976 है, तो 44 1978 है। ये जब ये अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट के जरिए से कुछ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए, वो कौन सा है, 38 क्लास 2 बोलता है स्टेट शैल मिनिमाइज, स्टेट मिनिमाइज करना चाहिए, स्टेट को मिनिमाइज करना, शैल मिनिमाइज इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए, जो भी इनइक्वालिटीज होती है वो कम होना चाहिए। इन इनकम में, जैसे एक रिच होता है और पुअर होता है, इनमें इनकम का गैप बहुत ज़्यादा है, ये इनकम का गैप को मिनिमाइज करना है। स्टेटस, रिच होता है इसका स्टेटस ज़्यादा होता है, पुअर का स्टेटस बहुत कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इसको भी मिनिमाइज किया जाता है। फैसिलिटीज़ की बात की जाए, रिच को ज़्यादा फैसिलिटीज़, पुअर को कम फैसिलिटीज़, मतलब ये फैसिलिटीज़ बराबर मिल चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़, रिच को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, पुअर को कम अपॉर्चुनिटीज़, तो ये इनमें भी मिनिमाइज होना चाहिए, इनमें जो है तो बराबर ये रिड्यूस करो अमंग इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप्स, ये बोलता है ये वाला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि पार्ट 4 में नहीं आते, नॉट इन द पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव्स हैं जो डायरेक्शन स्टेट को दिए जाते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, डायरेक्टिव्स हैं लेकिन पार्ट 4 में नहीं आ रहे हैं। वो आर्टिकल 335 है, आर्टिकल 350A है और आर्टिकल 351 है। देखो 335, 50 और 51, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेक इनटू कंसिडरेशन, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जो भी है उनकी जो भी क्लेम्स होती है उनको कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। ये भी एक डायरेक्टिव दिया गया है। आर्टिकल 350A प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग, मतलब मदर टंग इंस्ट्रक्शंस दी गई थे लोगों को, ये करो कि मदर टंग में बात करें, मतलब इंस्ट्रक्शंस एडुकेट फैसिलिटीज रखो, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो मदर टंग में हो।
तीसरी आर्टिकल 351 प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें। ये स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है, अगर वो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही है। ये हो गया। अब यहाँ पर ऊपर मैं वापस आ जाता हूँ। अब क्वेश्चन है यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक मार्क्स डेफिनेटली गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, ये रिफ्लेक्ट होता है आजकल की सोसाइटी में, इसकी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस देखने को मिल रही है गांधीयन प्रिंसिपल्स के। सबसे पहले इंक्लूड्स विच आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40, 43, 45, 46 याद कैसे रखें, 40 के बाद एक को मिस करो, 41, 42 दो को मिस किया, 43 आ गया, फिर 44 को मिस किया, 45 आ गया, 45 के बाद किसी को मिस नहीं करना, 46 आ गया, 46 के बाद किसी को मिस नहीं करना और किसी को मिस नहीं करना। मतलब मैंने क्या बोला, 40 से 43 आ गए, दो को मिस करना है बीच में, 43, 45 एक को मिस करना है, उसके बाद किसी को मिस नहीं करना है, 2, 1, 0 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मतलब मैंने क्या बोला, 40 लिखा मैंने, दो को मिस करो, 43 लिखूंगा मैंने, तो मतलब 41 और 42 मैंने मिस किया, 43 लिखा मैंने, एक को मिस किया, फिर लिखा 45 क्योंकि ये बन गया 44, ये बन गया 45, ठीक है। फिर मैंने किसी को मिस नहीं किया, 46 भी खुद लिखा, 47 भी खुद लिखा और 48 भी खुद लिखा। ये आपको याद रखना, सबसे पहले पता चलना चाहिए गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो याद रखने लायक है पॉलिटी में, तभी तो ये लंबा खींचा जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, अब एक एक करके हमें समझना है। 40, 43, 45, 46, 48, 47, मतलब 47, 48, 40 बोल रहे हैं विलेज पंचायत की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। विलेज पंचायत की बात, मतलब जो आप पंचायत राज सिस्टम आज पढ़ रहे हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की गई है। उसके बाद क्या है, चाइल्डहुड केयर, बच्चों को केयर मिलना चाहिए, एंड एजुकेशन फॉर ऑल टिल 6 ईयर्स, 6 साल तक सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसको प्राइमरी बोलते हैं। 46 एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, शेड्यूल कास्ट और वीकर सेक्शंस की बात की गई, उनके एजुकेशन की और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करो, किनको, शेड्यूल कास्ट जो होता है, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं या वीकर सेक्शन जो भी होते हैं। 47 की बात आ जाओ, 7 प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ड्रग्स वग्स को प्रोहिबिट करो, जो ड्रग्स होते हैं या ड्रिंक्स जो होती है जो कि इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, जो गाय वाय को मारते हैं, स्लॉटर्स जो होते हैं उनको बैन करना है, ठीक है। जो स्लॉटर शेल्टर, ठीक है, काउ शेल्टर वालों को और जो काल्स को मारते हैं, अदर मिल्क एंड अदर ड्राफ्ट एनिमल्स को, ठीक है, और बाकी जो मिल्क विल्क देते हैं उन एनिमल्स को ये बोला जाता है। तो लिंक किस तरीके से करना है, सबसे पहले ये तो याद हो गया आपको 40, ठीक है, 43, 45। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले गांधी जी आया और वो चला गया एक विलेज में, तो समझ आना चाहिए विलेज पंचायत, उसने बोला कि यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक इंडस्ट्री खोलो, कॉटन वाली इंडस्ट्री। अब कॉटन को लिंक करना है कॉटेज के साथ, कॉटेज होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो गांधी आया, वो क्या बोला, विलेज में आ गया और वहां पर उसने एक पंचायत बिठाई, उसने बोला यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री लगा लो और बच्चों को लेकर आओ। तो आपको समझ आना चाहिए चाइल्डहुड की बात की गई है, ठीक है, बच्चों को लेकर आओ और उनको क्या करो, उनको एजुकेशन दे दो। वो एजुकेशन कहाँ से है, यहाँ से, बच्चों को भी लेकर आओ, उनको एजुकेशन दे दो। और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट को है और शेड्यूल ट्राइब्स जो है और जो बाकी वीक सेक्शन जो है उनको भी एजुकेशन दे दो, ठीक है। दूसरा बोला जाता है, अब इनको बोलो कि ड्रग्स नहीं खाना, ठीक है, ड्रिंक्स नहीं करना, और क्या बोला गया है, और इनको बोलो मीट नहीं खाना। बस इस तरीके से आपको लिंक करना। मैंने क्या बोला, गांधी जी आ गया, उसने बोला, वो विलेज चला गया और वहाँ पर पंचायत बिठाई, पंचायत में उसने बोला कि बच्चों को लाओ, उसने पंचायत में बोला कि एक कॉटन वाली इंडस्ट्री बनाओ, कॉटन की इंडस्ट्री से आपको फायदा होगा, और क्या करो, बच्चों को लेकर आओ, ठीक है, बच्चों को लेकर आओ, मतलब चाइल्डहुड, और क्या आ जाओ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर आओ और वीकर से उनको एजुकेशन दे दो, और उनको बोलो क्या, टॉक्सेंट्स जो होते हैं या ड्रिंक्स आप नहीं करोगे, ड्रग्स आप नहीं खाओगे, और जो भी यहाँ पर मीट वीट खाता है उनको भी बैन लगा लो। मतलब ये चीज़ उसने बोली, ठीक है। इंडस्ट्री, उसने बोला इंडस्ट्री को लगा लो, उसने बोला बच्चों को एजुकेशन करो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और वीकर सेक्शन को एजुकेशन दे दो, शराब वराब नहीं पीना है और मीट नहीं खाना है। मतलब आपको सीधे समझ में आना चाहिए स्लॉटर्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, स्लॉटरिंग की भी बात कर रही है। ये हो गया आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल, इन डिटेल मैंने आपको ये बताया हुआ है। आई होप ये बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला, फंडामेंटल राइट्स किन के लिए है, ये स्टेट के लिए, जनरली स्टेट और इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है, डायरेक्शंस दी जाती हैं।
फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स में क्या बोला जाता है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको रिट्स इशू की जाती है। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट रिट्स इशू करता है एक पुलिस ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या वो गवर्नमेंट के लिए ठीक है या नहीं है? बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या एक कॉन्सेप्ट देता है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट देता है। किन के लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस टू द स्टेट। अगर नहीं करोगे तो हम कोर्ट में लेकर जाएंगे या हम रिट्स इशू करवाएंगे। बस इतना आपको याद रखना। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस। किन के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशंस? स्टेट के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशंस। ये आपको याद है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब होता है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट रिट्स इशू करेगा। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स की फाउंडेशन किसकी है? आपको बोलना ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए एक फाउंडेशन है। फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आप ये चीज़ करो, ठीक है, सो दैट लोगों के वेलफेयर के लिए। लेकिन अगर स्टेट करेगा भी नहीं, वो हम कोर्ट में उनको लेकर नहीं जा सकते हैं। मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के, उनको एक्स्ट्रा कुछ पावर्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे बोला जाएगा आपको ये काम भी दिया जाता है, आपको ये अथॉरिटी भी दी जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वही सेम काम दिया जाएगा, बोला जाएगा अगर आपने ये नहीं किया आपको जेल लेकर जाएंगे, तो मेरे लिए वो नेगेटिव बन गया, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट्स के लिए। नॉन जस्टिसेबल है, डेफिनेटली अगर आप नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है जो उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं, तो उसमें कोर्ट में तो नहीं जा सकते हम उसके अगेंस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो वायलेट भी हो रहे हैं हम कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है। ये फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। पहला क्या था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप अगर देखोगे, यहाँ पर लोगों के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात की गई। गांधी जी ने भी बोला, यहाँ पर कहाँ गया गांधी जी ने यहाँ पर क्या बोला? इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर बात की है, ठीक है। और सोशल, सोसाइटी के रिलेटेड, मतलब लोगों को बोला गया कि उनको अच्छी से एजुकेशन हासिल, उनको अच्छे से एजुकेशन दे दो, खाना पीना दे दो अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और लेकिन लास्ट पे अगर दोनों में कॉन्ट्रोवर्सीज है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल, फंडामेंटल राइट्स जो है स्टैंड रहेगा। ये मैंने आपको डिटेल बताई है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ है जिसको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और प्रीएम्बल ये टिप्स पे होना चाहिए। टिप्स होते हैं ना, टिप्स पे याद होना चाहिए, उससे आपके क्वेश्चन जो है सभी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करो कि बोलो कि क्विक रिवीजन सेशन started by Wahid sir on WS Academy YouTube channel. Thank you so much for watching me.